गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विकास के विषय में गलत है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों में से विकास के बारे में गलत है। निगेटिव की यहाँ पे वो बात कर रहा है कि कौन सा निगेटिव है आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है, यानी कि विकास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। विकास क्या होता है, आयाम पर आधारित होता है, जैसे कि आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और वेगात्मक विकास, ये क्या होते हैं, विकास के आयाम होते हैं। तो ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता। तो सांस्कृतिक परिवर्तन से तो विकास हमारा प्रभावित होता है ना। क्या होता है कि जब हम कल्चर में परिवर्तन होता है तो विकास प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं प्रभावित होता। जैसे क्या होता है कि आसपास के लोग आपके विभिन्न संस्कृति के लोग होते हैं, तो हम आसपास के लोगों की संस्कृति के बारे में जानते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्या कह रहा है कि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। तो विकास क्या होता है, हमने आपको कई वीडियो में बताया है कि निरंतर चलता है, यानी कि कंटिन्यूअस चलता है। जो विकास क्या होता है, गर्भ से कर्व तक, कब तक चलता है, गर्भ से कर्व तक, जिसको आप लोग ओम टू टॉम बोलते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विकास क्या होता है, सुनिश्चित पूर्ण निर्धारित, यानी कि कहने का ऐसे समझिए कि यानी कि कोई डाइट आप ले रहे हैं, खान पीन आपका सही है, तो क्या करेंगे, आपकी सेहत अच्छी बन जाएगी। तो इसका क्या कर सकते हैं हम, पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब गलत कौन सा था हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वही हमारा निगेटिव था। तो जो हमारा गलत है वही हमारा सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव ही वो पूछ रहा था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ क्या दिया हुआ है, दिव्यांगता, और एक तरफ क्या दिया हुआ है, वर्णन, यानी कि अक्षमता की यहाँ पे बात हो रही है कि विकार की बात हो रही है। तो पहला विकार क्या है हमारा, डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया किस बच्चे में होता है, जिसमें क्या होता है, जिससे भाषा की समझ नहीं होती, भाषा की जिसको समझने में दिक्कत होती है। तो एक हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। भाषा विकार से जो संप्रेषण कौशल और बोध की योग्यता को प्रभावित करता है, जिसको क्या होती है, भाषा समझने में दिक्कत होती है। दूसरा क्या कह रहा है हमारा, डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया वो होता है कि जहाँ पर बच्चा अपने मसल्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या होता है, जहाँ पर बच्चा अपने मसल्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी कि जैसे कि कोई बच्चा होता है कि अपना खाना खा रहा है, गिरा रहा है, देख इधर रहा है, बातें उधर कर रहा है, तो उसकी मसल्स क्या होती है, उसको उस पर कंट्रोल नहीं होता, उसको दिक्कत आती है, इन चीज़ों में तालमेल सही से नहीं बिठा पाता। ये मोटर स्किल से संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन जो है बी है वो उसका हमारा पहला पॉइंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि संतुलन, सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण, यह भी हमने आपको बताया, सूक्ष्म गत्यात्मक यानी कि मसल्स पर समन्वय वाले रोजमर्रा के कामों को करने में उसको क्या होती है, कठिनाई होती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्रैक्सिया प्रोक्सिया। ऑप्शन डी क्या कहता है कि कलकुलिया। तो कलकुलिया क्या होता है, जिसको गणती अक्षमता होती है, क्या होती है, जिसको गणना करने में अक्षमता होती है। तो ऑप्शन सी का हमारा तीसरा ही सही हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि वह दिव्यांगता जो शिक्षार्थी की गणती गणनाओं को करने की क्षमता प्रभावित करता है। क्या कहता है, उसको गणती गणना करने में अक्षमता होती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है, बच्चे को जहाँ पे लिखने में दिक्कत आती है। क्या होता है, जहाँ पे बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि वह दिव्यांगता जो समृद्धता के साथ लिखने की योग्यता को प्रभावित करता है। तो डी का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो ये तो हमारा मिलान हो गया। तो पहले का हम यहीं पे लिख लेते हैं, पहले का हमारा कौन सा सही है,
चौथा सही है, और दूसरे का हमारा पहला सही है, यानी कि बी का हमारा पहला सही है, और सी का हमारा तीसरा ही सही है, तीसरा सही है, और डी का जो है हमारा डी का दूसरा सही है। तो ये हो गया हमारा मिलान। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए का चौथा, बी का पहला और सी का तीसरा और डी का दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 4 वर्ष की तान्या को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जी खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए तान्या इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि 4 वर्ष की तान्या को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए तान्या इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? यानी कि तान्या कितने वर्ष की है? 4 वर्ष की। तो जो हमारे पियाजे जी हैं उन्होंने जो 4 स्टेजेस बताई हैं, तो जो पे 2 से 7 किस स्टेज में होता है बच्चा? 2 से 7 वर्ष में, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में तान्या है। इस समय किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो हमने आपको थ्योरी में बताया था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है बच्चा? सिंबॉलिक की नॉलेज हो जाती है बच्चे को। क्या होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में? बच्चे को सिंबॉलिक यानी कि प्रतीकात्मकता की नॉलेज हो जाती है। अगर आप कहेंगे साइकिल, तो उसके दिमाग में क्या होती है? इमेज बन जाती है। यही और क्या करने लगता है वो, जैसे कि अगर आपने घोड़ा कहा तो वो क्या करता है? झाड़ू पैर में फंसा लेता है और क्या करता है? उसको घोड़ा बना लेता है और खेलने लगता है। तो इन सब चीज़ों का बच्चे का विकास यहाँ पर हो जाता है। तो वही क्या कह रही कि पहले उसको डांट पड़ी और फिर क्या किया, उसने वही गुड़िया पे दोहराया। तो ऑप्शन ए कहता है प्राथमिक समाजीकरण। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? यानी कि पहले तो सोशलाइजेशन क्या होता है? बच्चा अपने समाज से चीज़ों को इंटरेक्ट करके सीखता है। क्या करता है कि जब बच्चा अपने समाज से चीज़ों को इंटरेक्ट करके सीखता है तो वो हमारा सामाजिकरण होता है, यानी कि सोशलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन ए कहता है कि प्राथमिक समाजीकरण। तो प्राथमिक समाजीकरण वो होता है जहाँ पर बच्चा अपने परिवार के द्वारा अपनी मातृभाषा से व्यवहार करना सीखता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि वो भाषा अपने परिवार से, अपने माता पिता से सीखी बच्ची ने, और वैसा ही व्यवहार वो अपनी गुड़िया के साथ कर रही है। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक समाजीकरण, यानी कि परिवार से वो क्या कर रही है? उन चीज़ों को वो सीख रही है, तो वही वो अपनी गुड़िया पर दोहरा रही है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि द्वितीयक समाजीकरण। तो द्वितीयक समाजीकरण क्या होता है? जैसे स्कूल, मीडिया, ये सब क्या होते हैं? द्वितीयक समाजीकरण हम आते हैं। और प्राथमिक समाजीकरण हमारा क्या होता है? परिवार होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीकी का समर्थन नहीं दिया है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीकी का समर्थन नहीं दिया है? यानी कि निगेटिव की यहाँ पे बात हो रही है, आपको निगेटिव बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है सकारात्मक अधिगम, ऑप्शन बी कहता है पाठ प्रदान करना, ऑप्शन सी कहता है सहायक अधिगम, और ऑप्शन डी कहता है प्रतिपादन। तो जो हम सबसे पहले हम देखेंगे सकारात्मक और सहयोगात्मक अधिगम। तो सकारात्मक यानी कि कोऑपरेटिव, और दूसरा एक होता है हमारा कोऑपरेटिव और एक होता है हमारा कोलैबोरेटिव। तो दोनों में क्या होता है कि जब बच्चा अपने सहयोग के तरीके से सीखता है, ग्रुप बनाकर सीखता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो ये तो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी पाठ प्रदान करना। तो पाठ प्रदान करना यानी कि इसके फोल्डिंग, यानी कि इसको जिसको क्या बोलते हैं? मचान, ढांचा, पाड़, ये सब क्या बोलते हैं? इसके फोल्डिंग को। और इसके फोल्डिंग होता क्या है कि जब बच्चे को जहाँ पे टेम्परेरी हेल्प दी जाए, क्या होता है इसके फोल्डिंग हमारा कि जहाँ पे बच्चे को टेम्परेरी हेल्प दी जाए, यानी कि बच्चा कोई कार्य को कर रहा है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या कर दे? थोड़ी सी मदद उसके वयस्क को द्वारा, वयस्क टीचर भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, तो अगर कोई मदद कर दे उसकी तो वो उस कार्य को पूरा कर लेता है। ये हमारा क्या होता है? टेम्परेरी हेल्प होता है, यानी कि इसके फोल्डिंग होता है। और ये दिया किसने? तो यह जो है लेव वाइगोस्की ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सामाजिक सांस्कृतिक विकास किसने दिया? लेव वाइगोस्की ने। उन्होंने 3 वर्ड बताए हैं, SCL यानी कि सोशल, कल्चर और लैंग्वेज की वो बात करते हैं कि जहाँ पर बच्चा अपने
समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। और जो लेव वाइगोस्की थे ये क्या थे, रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि जो बच्चे की ज्ञान होता है वो रचना करने में हेल्प करता है। तो ये ऑप्शन सी क्या कहता है, सहयोगात्मक सहायक अधिगम, तो ये तो हमने आपको बताया करेक्ट ही है हमारा। ऑप्शन डी क्या कहता है कि प्रतिपादन अध्ययन, तो प्रतिपादन अध्ययन क्या होता है कि यहाँ पर टीचर काम करता है जैसे कि निर्देश देता है, तो यही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि पूछा ही गलत था। तो जो गलत है वही हमारा सही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तिगत के भावात्मक घटक के संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उनके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तिगत के भावात्मक घटक से संबंधित है। किससे संबंधित है, भावात्मक घटक से, उनके भाव से, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उनके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। तो ऑप्शन ए कहता है शारीरिक, तो भावनाएं शारीरिक से तो संबंधित नहीं होती है, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है आध्यात्मिक भी नहीं होती। ऑप्शन सी कहता है संवेगात्मक, तो संवेगात्मक यानी कि इमोशन, यहाँ पे जो बच्चे की इमोशन प्रभावित होता है, जहाँ पे बच्चा जैसे गुस्सा करना, प्यार करना, आश्रय, डर, भय, उसके इमोशन क्या हो जाते हैं, इमोशन पर वो क्या करता है, कंट्रोल करना उसको जहाँ पर आ जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि संवेगात्मक की यहाँ पे बात हो रही थी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अभिकथन यानी कि एजर्सन क्या कहता है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को योग्यता का सत्व संबंधित परिपेक्ष विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। क्या कह रहा है अभिकथन एजर्सन हमारा कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधित परिपेक्ष विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। तो योग्यता का सत्व संबंधित परिपेक्ष क्या होता है, यानी कि इंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। क्या कह रहा है, इंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी क्या होता है, तो यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोत्साहित करे, तो प्रोत्साहित नहीं करे, क्योंकि इंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी यानी कि कह रहा है कि जब कोई बच्चा किसी कार्य को सीमित तरीके से करता है, किसी कार्य को सीमित चीज़ों के रूप में देखता है, जैसे बस मैं इतना पढ़ लूँगा तो मेरा इतने में काम चल जाएगा, और अपनी क्षमताओं को क्या करता है, सीमित करता है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं लाता। जैसे कि मेरा काम ये, जैसे कि आप सोचें कि मेरा काम जब क्लास चल रही है, इसी क्लास में इतना हो जाएगा, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, तो कोई चीज़ें सीमित नहीं होती ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीमित, अध्यापक को क्या करना चाहिए, सीमित सिद्धों की तरफ प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब तर्क यानी कि रीजनिंग हमारा क्या कहता है कि योग्यता का अस्तित्व यानी कि इंटिटी व्यू संबंधित परिपेक्ष विद्यार्थी को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए विपरीत करता है। तो अभी हमने बताया कि जो इंटिटी व्यू होता है वो क्या करता है, सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित नहीं करता, वो क्या सीखने में क्या करता है, सीमित करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ए भी इनकरेक्ट है और हमारा आर भी इनकरेक्ट है, तो ए और आर दोनों हमारे गलत हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि कोई चीज़ सीमित नहीं होती, जितना आप सीखेंगे, परिवर्तन लाएंगे, चेंज करेंगे, दिन प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक को उस समुदाय की अंतर संस्कृति समझ होनी चाहिए जहां स्कूल है, इसे निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया सकता है। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि एक शिक्षक को उस समुदाय की अंतर संस्कृति समझ होनी चाहिए जहां स्कूल है, इसे निम्नलिखित में किसके माध्यम से किया सकता है। यानी कि क्या कह रहा है कि शिक्षक को मतलब अलग अलग संस्कृति के लोग हैं तो आप क्या करेंगे। तो वहीं में पहला पॉइंट क्या कहता है कि समुदाय में विविधता के बारे में जानना, तो हाँ ये हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्या कहता है कि समुदाय के भीतर लोगों के अलग अलग पृष्ठभूमि संस्कृति के बारे में जानना। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि पक्षपात और पूर्वाग्रह से बचना। तो पक्षपात यानी कि पक्षपात और पूर्वाग्रह यानी कि पक्षपात क्या होता है कि दूसरों के प्रति पक्षपात ना करें, क्या करें, सहानुभूति रखें, और पूर्वाग्रह को क्या करें, कम करें। तो पहला भी हमारा करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य। क्या कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य। तो आंतरिक वाक्य क्या होता है, यानी कि इनर स्पीच की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन ए कहता है
कि बच्चों के लिए संप्रेषण करने का तरीका है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। संप्रेषण करने, कम्युनिकेशन करने का तरीका नहीं है भाई, बातचीत करने का आंतरिक वाक्य। ऑप्शन बी क्या कहता है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का तरीका है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी कहता है विकासात्मक देरी का संकेत है, तो विकासात्मक देरी का संकेत भी नहीं है। ऑप्शन डी कहता है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का तरीका है, तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनर स्पीच यानी कि आंतरिक वाक्य हमारा क्या होता है कि जहाँ पर बच्चा अपने किसी काम को करने के लिए मन ही मन में बोलता है। क्या होता है, मन ही मन में कोई काम करता है। जहाँ मन, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि बच्चा क्या करे, मन ही मन में बोल रहा हो कि कल मैं यहाँ जाऊँगा, कल मैं मुझे ये करना है, ये और मैं अभी यहाँ से ये काम करूँगा, तो ये क्या ये होता है, ये हमारी इनर स्पीच होती है कि जहाँ पर बच्चा किसी काम को करने के लिए मन ही मन में बोलता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा निम्न में से किन की जरूरतों को पूरा करती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि समावेशी शिक्षा निम्न में से किन की जरूरतों को पूरा करती है। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, जहाँ पर बिना किसी भेदभाव के सभी को एक समान शिक्षा प्रदान करना, ये हमारे समावेशी शिक्षा होती है। तो उसमें पहला पॉइंट क्या कहता है कि विकलांगता से जूझते विद्यार्थी, तो हाँ ये हमारा इस क्या करते, समावेशी शिक्षा में इनको शामिल करना चाहिए। विकलांगता से जो जूझते विद्यार्थी जिनमें क्या हो, जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे हो, उनको क्या करना चाहिए, समावेशी शिक्षा में शामिल करना। विकलांगता से क्या मतलब है, आपको क्या करना है, सभी को एक समान शिक्षा देनी है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि भावात्मक मुश्किल से जूझते विद्यार्थी, तो भावात्मक यानी कि इमोशन से जो विद्यार्थी जूझ रहे हैं उनको भी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि किसी के माता पिता नहीं है, तो वो बेचारा बहुत मतलब परेशान है, तो क्या करना चाहिए, आपको उसको शिक्षा नहीं देंगे, उसको शिक्षा, समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि सभी को समान शिक्षा, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन अगला पॉइंट क्या कहता है कि वह विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है, यानी कि क्या है, वह विद्यार्थी जो टैलेंटेड बच्चे हैं, तो उनको नहीं शामिल करोगे, तो उसको भी शामिल करना है, सभी को एक समान शिक्षा, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थी, तो निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति से यानी कि कोई बच्चा गरीब है, कोई अमीर है, तो उनको क्या करना है, आपको सभी को एक समान शिक्षा देनी है, आपको भेदभाव नहीं करना है। तो जो चारों जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, जरूरतों को पूरा करती है। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारे चारों क्या थे, सही थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। हार्वर्ड किसकी बात करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, तो उसी में कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो ऑप्शन ए कहता है कि बुद्धि का प्रकार क्या है, भाषिक, तो भाषिक बुद्धि यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात हो रही है। इसकी संभावना क्या है कि शिक्षक, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि जो लिंग्विस्टिक बुद्धि होती है, क्या होता है, जो अपनी भाषा पर ज़्यादा कमांड रखते हैं। क्या होता है, लिंग्विस्टिक बुद्धि क्या होती है, भाषाई बुद्धि की जो अपनी भाषा पर ज़्यादा कमांड रखते हैं। जैसे क्या होते हैं, एंकर होते हैं, कवि होते हैं, नेता होते हैं, तो वो होगा हमारा ना, शिक्षक नहीं होगा। शिक्षक क्या होता है, जो क्या कहते हैं, शिक्षक दूसरों की मनोदशाओं के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सही जोड़ा नहीं है। दूसरा क्या कहता है, स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस, तो स्पेशल इंटेलिजेंस का जो है क्या है, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना वस्तुकार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि स्थानिक बुद्धि क्या होती है, जो अमूर्त तथ्यों के आधार पर चिंतन करते हैं। क्या करते हैं, जो अमूर्त तथ्यों के आधार पर चिंतन करना शुरू करते हैं, जैसे मूर्तिकार हो गए, आपके चित्रकार हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है। ये क्या होता है, स्पेशल इंटेलिजेंस होता है। अब अगला भी देख लेते हैं। अगला प्रकार, बुद्धि का प्रकार क्या है, शारीरिक गति और संवेगात्मक स्थिति अनुपालन क्या है, लेखापाल। तो शारीरिक
गतिक बुद्धि क्या होती है, यानी कि बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या होता है, जहाँ पर शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है। जैसे उसमें क्या होते हैं, हमारे अभिनेता होते हैं, डांस भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, और एथलीट यानी कि हमारे क्रिकेटर होते हैं जैसे खेलते हैं जो, और डांसर भी होते हैं जिनकी बॉडी क्या करती है, गति करती है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। लेखापाल यानी कि अकाउंटेंट होते हैं, तो अकाउंटेंट वो होते हैं जिनकी बुद्धि क्या होती है, तार्किक बुद्धि होती है, यानी लॉजिकल मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस होता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है कि बुद्धि का प्रकार क्या है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल बुद्धि। उनकी स्थिति क्या, संभावना क्या है, गायक होते हैं। तो नेचुरल बुद्धि के लोग गायक कहाँ होते हैं, हमने आपको थ्योरी में बताया है कि जिनको क्या होती है, प्रकृति से ज़्यादा प्यार होता है, प्रकृति के नज़दीक होते हैं, यानी कि जैसे किसान होते हैं। और फिर गायक कहाँ होते हैं, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिनमें क्या होता है, गाने की क्षमता का विकास ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट था, क्योंकि वो स्थिति जो हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि वस्तुकार जो होते हैं, उनको क्या होता है, अमूर्त तत्वों के बारे में चिंतन करना जहाँ पर शुरू करते हैं। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वही सही मैच कर रहा था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अभिकथन यानी कि एजर्सन क्या कहता है कि किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है एजर्सन हमारा कि अभिकथन की नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थी को सवाल पूछने और संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि अध्यापक को क्या करना चाहिए भाई, नए बच्चे को क्या करना चाहिए, सवाल यानी कि प्रश्न पूछने के लिए संदेशों स्पष्ट करना चाहिए। प्रोत्साहन यहाँ जहाँ पे क्या हो, क्रिटिकल थिंकिंग की जहाँ पर बात हो रही हो, जहाँ पे बच्चा एक्टिव हो और बच्चा सवाल जवाब कर रहा हो। तो ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि अध्यापक को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये करेक्ट हो जाएगा भाई। तर्क यानी कि रीजनिंग क्या कहता है हमारा कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। तो ये बताइए, सवाल ये बाधा पैदा करेगा? क्रिटिकल थिंकिंग कभी बाधा नहीं पैदा करती। क्रिटिकल थिंकिंग क्या करती है, समाधान करने का काम करती है, बाधा पैदा करने का काम नहीं करती। वो हमारा एक करेक्ट हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि ए सही है लेकिन आर हमारा गलत है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी, यानी कि यहाँ पे जेंडर स्टेरियोटाइप की बात हो रही है, उसमें लचीलेपन यानी कि कैसे कम करेगी उसको। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि लड़कियों की स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं की और प्रोत्साहित करना। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां जो है स्त्रीवादी हैं और लड़के पुरुषवादी हैं। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ये तो बढ़ावा देने की बात करी है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, कम करने की बात। ऑप्शन बी क्या कहता है कि लड़कों व लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर जिससे वह आंशिक रूप से तैयार हो। तो अलग कार्य क्यों दे भाई, सबको एक समान समझना है लड़के लड़कियों को, कि जो काम लड़कियां कर सकती है वो लड़के क्यों नहीं कर सकते, और जो लड़के कर सकते हो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती। तो ये भाई हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियां भाषा में अच्छी करेंगी और लड़के भाषा में अच्छी करेंगे। तो ये ऐसा भी नहीं है कि लड़कियों को अलग करने की बात हो, जहाँ पे कोई अच्छा कर सकता है, सभी अच्छा कर सकते हैं, लड़कियां भी अच्छा कर सकती हैं और लड़के भी अच्छा कर सकते हैं। ऑप्शन डी कहता है व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिका में प्रस्तुत करके, क्या यानी कि वहाँ पे क्या पता है कि जो काम किचन में लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में कई समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए डैश प्रकार की सोच का उपयोग कर रही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए डैश प्रकार की सोच का उपयोग कर रही है। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेणु जो है वो समस्या के क्या करती है, कई पहलू ढूंढ लेती है समाधान के। यानी कि जहाँ पर एक समस्या है
और उसके क्या है, समाधान के कई पहलू हैं, तो वो हमारा क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है, जहाँ पे एक समस्या है लेकिन समाधान कई हैं। और दूसरा क्या होता है, हमारा एक होता है अपसारी चिंतन, जिसमें जो यहाँ पे ये बात कर रही है कि समस्या के क्या कर लेती है, कई सही समाधान ढूंढ लेती है। और दूसरा हमारा क्या कहता है, अभिसारी चिंतन, जो क्या होता है कि समस्या का केवल एक ही समाधान, वो होता है अभिसारी चिंतन। लेकिन यहाँ पे क्या कह रही है, कई ढूंढ लेती है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, अपसारी चिंतन। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार किस क्षण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार किस क्षण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क करने इस्तेमाल में सक्षम हो जाते हैं। यानी कि क्या कह रहा है कि जहाँ पे जटिल समस्याओं का समाधान खुद कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि जटिल समस्याओं के समाधान तर्क करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है संवेदीगामक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। ऑप्शन बी कहता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन सी क्या कहता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष होती है आपकी। और ऑप्शन डी कहता है औपचारिक संक्रियात्मक, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से 15 वर्ष। यही तो पियाजे जी ने आपकी बताई है। तो क्या कहता है, जटिल समस्याओं को बच्चा कर देता है, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर बच्चा वैज्ञानिक तरीके से सोचना शुरू करता है, तो ये क्या होगा, अमूर्त चिंतन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से सही नहीं है, यानी कि निगेटिव की बात कर रहा है। ऑप्शन ए कहता है कि बच्चे चक्री तरीके से सीखते हैं, यानी कि कैसे सीखते हैं बच्चे, स्पाइरल यानी कि वर्तुलाकार सीखते हैं, तो ये तो हमारा करेक्ट है, ये वर्तुलाकार ऐसे सीखते हैं। यानी कि बच्चे ने क्या किया, जैसे आज कम सीखा कल ज़्यादा सीखा, तो ये क्या होता है, चक्री तरीके से बच्चा सीखता है। ऑप्शन बी, तो ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे क्या कब सीखते हैं, जब वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ऑप्शन सी कहता है कि बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गलतियां क्या है, हमने कई बार आपको बताया है कि बच्चे में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। ऑप्शन डी कहता है कि बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं, यानी कि ऐसे बस रेखीय तरीके से बच्चा सीखते हैं, यानी कि क्या कह रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आज इतना हमने 2 घंटे में काम किया है, कल हम 2 घंटे में ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पूछा ही निगेटिव था, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे रेखीय तरीके से, क्योंकि क्या होता है, दिन प्रतिदिन हम कभी कम सीखते हैं, कभी ज़्यादा सीखते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव ही पूछा था, जो गलत है वही हमारा सही है। तो ये थे हमारे सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।